सुचार तक उकरेती, आप देख रहे हैं महाभारत। आज महाभारत में बात उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो दिन भर चलती रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिया गया, लेकिन आरोप सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड से जुड़ गए। जी हां, आज बात अंडरवर्ल्ड की और किस तरह ड्रग्स के तार अंडरवर्ल्ड से व्यापार। सवाल सबसे पहले महाभारत में यही पूछ रही हूं, क्योंकि 2 अक्टूबर को गोवा जाने वाले क्रूज से चले थे, 9 नवंबर को गोवा वाले कंपाउंड पहुंच गए। जी, क्रूज की कहानी के किरदार वार पलटवार करते हुए व्यापार तक पहुंच गए। इस बार व्यापार ड्रग्स का नहीं, जमीनों का था। खरीद फरोख्त ड्रग पेडलर से नहीं, अंडरवर्ल्ड से थी। इसके आरोप लगे उन नवाब मलिक पर जो खुद आरोपों की एक लंबी लिस्ट लेकर बैठे थे। क्रूज ड्रग्स केस में नवाब मलिक बिन बुलाए आरोपों की फहरिस्त लेकर आए और एक के बाद एक आरोप लगाते चले गए। पहले समीर वानखेड़े, फिर देवेंद्र फडणवीस। लेकिन देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक के निशाने के बाद उनके ठिकाने पर ही पहुंच गए और उस ठोर ठिकाने के बहाने नवाब के रिश्ते मुंबई को दहलाने वाले दाऊद के गुर्गों तक जोड़ दिए। अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदने का आरोप लगाते हुए नवाब के पैरों तले जमीन खिसकाने की कोशिश की गई। देवेंद्र फडणवीस ने आज नए सबूत रखे, नए सबूतों के साथ वो सामने आए। आरोप लगाया कि किस तरह नवाब मलिक के रिश्ते अंडरवर्ल्ड से रहे और उन्होंने डॉन दाऊद इब्राहिम की रिश्तेदारों से जमीन खरीदी। जब ये आरोप लगे, सफाई के लिए नवाब मलिक को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने जमीन खरीदने की बात कबूली। जी हां, बात कबूली है, लेकिन अंडरवर्ल्ड से रिश्तों को साफ तौर पर नकार दिया है। जब जमीन खरीदने की बात कबूली तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री से निवेदन करते हुए उनके कैबिनेट के सदस्य पर केस दर्ज करने की मांग कर डाली है। अब आप सोचिए, नवाब मलिक पर आरोप देवेंद्र फडणवीस लगाते हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सीधे सीधे अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं आपने अंडरवर्ल्ड की जमीन खरीदी, दाऊद के रिश्तेदारों से जमीन खरीदी, उनकी जमीन बचाने के लिए जमीन खरीदी। ये ज्यादा गंभीर आरोप है। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक ने भी मान लिया कि वो जमीन खरीदी है, लेकिन अपने बचाव में दलील जरूर उन्होंने दी। आज मैं महाभारत में पूछ रही हूं कि दाऊद वानखेड़े से चले दाऊद इब्राहिम पर पहुंचे। ये मैं क्यों कह रही हूं? जो नवाब मलिक दूसरों के कागजात सामने ला रहे थे, खुद उनके कागजात लेकर देवेंद्र फडणवीस सामने आ गए। यानी पूरे मसले में नवाब मलिक समीर वानखेड़े को समीर दाऊद वानखेड़े के रूप में लाए तो खुद पर, उन पर ही आरोप दाऊद इब्राहिम तक कनेक्शन के लग गए। जी हां, एक दाऊद से दूसरे दाऊद तक की ये कहानी कैसे आगे बढ़ी है, आज इस पर बात कर रही हूं। क्रूज ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने अचानक से एंट्री ली थी। समीर वानखेड़े पर खुलासों से उन्होंने खलबली मचाना शुरू कर दिया था। कभी उनकी जाति पर सवाल उठाए, उनके मजहब पर नए दावे किए, निकाह और नौकरी पर सवाल उठाए, यहां तक कि एक एक कर परिवार के सभी सदस्यों, रिश्तेदारों तक को पर उन्होंने आरोप खड़े कर दिए। कभी वानखेड़े का निकाहनामा वो सामने लेकर आए, कभी क्रांति रेडकर की बहन के केस की डिटेल्स उन्होंने सामने रखी। लेकिन एक आरोप जो उन्होंने सबसे पहले लगाया वो था समीर दाऊद वानखेड़े। जी हां, यानी कि समीर दाऊद वानखेड़े, उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े उन्होंने सामने रखा। लेकिन वो कहानी जो दाऊद वानखेड़े के आरोप से शुरू हुई थी, कैसे आज खुद उसी दाऊद नाम के घेरे में खुद फंस गए नवाब मलिक। अब फडणवीस खुद उनकी फाइल लेकर आ गए, यानी कि नवाब मलिक की फाइल लेकर आ गए जिसमें जमीन खरीद के कागजात थे। वो जमीन खरीदी गई थी दाऊद के गुर्गों से। जी हां, डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से, और खरीद पर हस्ताक्षर थे नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के। जिस कंपनी के नाम से जमीन खरीदी गई, 2019 तक नवाब मलिक भी उसका हिस्सा थे। मंत्री बनने के बाद उस कंपनी से नवाब मलिक ने इस्तीफा दिया। आरोपों को नवाब ने हल्का बताया, लेकिन खरीद की बात को वो नकार नहीं पाए। उन्होंने माना कि जमीन खरीदी गई। यानी नवाब मलिक दाऊद वानखेड़े से चले तो फडणवीस उनका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम तक ले गए। आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि अपने ही मंत्री की जांच करेगी मुंबई पुलिस। ये मैं क्यों कह रही हूं?
कोई भी जुबानी जंग एक तरफा नहीं होती है। यहाँ हाल कुएं की तरह होता है। आप शोर मचाएंगे तो आवाज लौट कर जरूर आएगी, आप सवाल करेंगे तो जवाब भी जरूर मिलेगा, भले ही देर से मिले। नवाब मलिक ने आरोपों की सीरीज शुरू तो की, लेकिन अब लगता है कि पलटवार की सीरीज भी शुरू हो गई है। फडणवीस के आरोप, दूसरे बीजेपी नेताओं के आरोप, वानखेड़े के परिवार के आरोप, मोहित कंबोज के आरोप। जी हां, अब आरोप भी सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रह गए हैं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट तक सीमित नहीं है। आरोप अदालत की चौखट तक पहुंच गए हैं, आरोप थानेदार की टेबल तक पहुंच गए हैं। अब सवाल मुंबई पुलिस के सामने है, क्या अब मुंबई पुलिस अपने ही मंत्री की जांच करेगी? दरअसल समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के तहत कथित तौर पर उनके परिवार की जाति के बारे में झूठे आरोप लगाने के लिए अब मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जी हां, एक मामला तो कोर्ट में चल रहा है, अब एक शिकायत मुंबई पुलिस में इसके सामने दर्ज कराई है। शिकायत मुंबई में ओशिवारा डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त के पास दर्ज कराई गई है। अब ये लिखित में शिकायत समीर वानखेड़े के पिता ने दी है, जिसमें कहा गया है कि मैं कहता हूं कि ऊपर लिखे आरोपी नवाब मलिक ने एक साक्षात्कार में हमारे और परिवार के सदस्यों के खिलाफ हमारी जाति के बारे में झूठा और अपमानजनक बयान दिया था। ऐसे में गेंद अब मुंबई पुलिस के पाले में है। क्या मुंबई पुलिस एक मंत्री की जांच करेगी? क्योंकि शिकायत तो अब हो गई है, और ये सवाल इसलिए भी क्योंकि समीर वानखेड़े पे तो मुंबई पुलिस में कई शिकायतें हो गई और मुंबई पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी, लेकिन अपने ही मंत्री की जांच मुंबई पुलिस करेगी क्या? आज महाभारत में ये सवाल। साथ ही मैं पूछ रही हूं कि अभी क्या बाकी है दम? कल आएगा हाइड्रोजन बम। जी हां, आज ये इसलिए क्योंकि नवाब मलिक ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जवाब तो दे दिया, लेकिन कहा कि कल इस पूरे मामले का हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। मुंबई में ड्रग्स से शुरू हुई लड़ाई एक तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई बन चुकी है, जहां एक तरफ सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष हैं। दोनों तरफ से आरोपों की बमबारी जारी है। यह बमबारी काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन देखना यह है कि दोनों पक्षों के पास अभी कितना बारूद बाकी है, ये आतिशबाजी कहां तक जाएगी, कितनी लंबी चलेगी। जहां नवाब मलिक के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो बम फोड़ेंगे, वहीं अब देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक ने कहा कि उनके पटाखे तो भीग गए हैं, उनमें आवाज ही नहीं थी। बोले कल मैं अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। उधर बीजेपी बोली बम भीगे नहीं, ये नवाब के चेहरे का पसीना था जो नजर आने लगा है। सवाल उठता है कि आरोपों के कितने धमाके अभी बाकी हैं? क्या कल नवाब मलिक का कथित हाइड्रोजन बम विस्फोटक होगा या महज अपने ऊपर लगे आरोपों का एक बचाव भर होगा? और साथ ही जब नवाब मलिक कथित हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे तो फडणवीस जवाब में कौन सा दूसरा बम लाएंगे? महाराष्ट्र की सियासी बमबाजी में अभी कितना दम बाकी है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी को लेकर आज की महाभारत। मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूँ। ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया, लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा। तो क्या ये टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो, आपको ट्रांसफर कीजिए? हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। जिनको ये लगा बम बारिश में ही भीग गए, वो इस बम के धमाके के कारण चेहरे का नूर बदल गया। और मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आपको बता देती हूं कि तस्वीरें सीधे हमारे पास आ रही है राजभवन से, क्योंकि राजभवन पहुंची थी क्रांति रेडकर। समीर वानखेड़े की पत्नी और समीर वानखेड़े के पिता वहां पहुंचे। काफी देश के लिए अच्छा होगा। That is all जो करते हैं citizens going to the court fighting it legally, that is
जो वही है नॉर्मल, जो हर एक नागरिक करता है, जो हर एक नॉर्मल राइट पर्सन करता है। हाय no comments in that. He's dragging every woman, he's dragging whatever he wants to feel like. And you know, it was the statement inside that we spoke about, that the politics had been fought in the history of Maharashtra. Never there has been any politician in that level to go to that level where he has included any women. And this is out of level. It is a very, very low graded work that has been done, taking the family, talking about the family. ये ऐसी ध्यान रखा जाएगा कि औरतों को खींचा नहीं जाएगा अगली बार पॉलिटिक्स की लड़ाई में। एंड और काफ़ी हम आपके साथ हैं, दैट इज़ व्हाट ही सेड कि आप करो जो भी लीगल है। सब द मैटर इज सब जुडाइस ऑल्सो, सो एवरीथिंग इज बट बिलीविंग ऑन द जुडिशरी सिस्टम। जी हाँ, मैं भी अभी तक वेट कर रही हूँ कि वो मुझे बुलाए। चलो उधर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप यास्मीन वानखेड़े को सुन रहे थे। समीर वानखेड़े की बहन है यास्मीन वानखेड़े, पेशे से वकील हैं। इस पूरे मामले में वो पहले ही शिकायत दर्ज करा चुकी हैं और अब राज्यपाल से मिलने पहुंचा था पूरा का पूरा वानखेड़े परिवार। अभी निकला है राजभवन से। यास्मीन वानखेड़े बात कर रही थी और वो कह रही थी कि जिस तरह से महिलाओं को इस पूरे मामले में घसीटा गया है, समीर वानखेड़े पर आरोप लगाकर, और किस तरह से परिवार को पूरी तरह से घसीटा गया, उसे लेकर शिकायत दर्ज कराई। राजभवन से मिलने पहुंचा था वानखेड़े परिवार। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यास्मीन वानखेड़े, सुनिए उन्हें क्या कह रही थी। वो काम करते हैं, वो बॉर्डर्स के ऊपर खड़े रह के खड़े तो काफी देश के लिए अच्छा होगा। ऑफिसर की फैमिली पर इस किस्म से पॉलिटिकल कार्रवाई, जो बोलते हैं पॉलिटिक्स भी महाराष्ट्र में आज तक की जितनी भी लड़ाई हुई है, वो इतने घर के ऊपर नहीं हुई है, इतनी महिलाओं को नहीं लिया गया उसके अंदर। वो मैंने बात की। अगर आज मैं, मेरी बहू, मेरी बेटी, हम लोग तीनों भी माननीय राज्यपाल साहब को हमारा निवेदन देने के लिए आए हैं और हम लोगों ने निवेदन दिया है। राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया सर? राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि सब ठीक हो जाएगा, बस इतना आश्वासन दिया। हम लोग तो निवेदन देने को आए थे, हमने निवेदन दे दिया। आपने क्या निवेदन दिए सर? आपने क्या शिकायत? बस हमारे ऊपर आम्ही आता त्यांना एक निवेदन देऊन आलोय गव्हर्नर साहेबांना। क्या निवेदन किया आपने राज्यपाल? जो भी हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। जो भी है हमने सब बता दिया है, जो अभी हमारे साथ हो रहा है। देखिए, ये सच की लड़ाई है। हम लोग कहीं ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपना बहुत बड़ा कंप्लेंट है और ये ऐसा हम रोना नहीं गाने गए थे। हमने सिर्फ इतना ही कहा है, ये सच की लड़ाई है। उन्होंने निवेदन त्यांच्यासमोर पेश केलेलं आहे। आम्ही त्यांना सांगितलं ही लढाई आहे, ही सत्याची लढाई आहे आणि ज्या लोकांना क्रांति रेडकर को आप सुन रहे हैं, इस वक्त मराठी में बोल रही हैं। हमारे साथ यास्मीन वानखेड़े जुड़ गई हैं, हमारे साथ यास्मीन वानखेड़े जुड़ गई हैं, समीर वानखेड़े की बहन है। आपने उनको अभी थोड़ी देर पहले सुना। क्रांति रेडकर हमारे साथ जुड़ गई है, माफ कीजिएगा, समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर, जिनकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। क्रांति जी, आप अभी राजभवन से निकली, मुलाकात की है आपने, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं क्या बात हुई, क्या कुछ आपने रखा राजभवन में राज्यपाल के सामने? जी, जो भी हमारे साथ हो रहा है अभी, जो पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं ट्विटर के द्वारा, जिसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जा चुके हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, देखिए हमें जांच या केस इन सब चीजों से कभी कोई लेना देना नहीं था। और वो अगर जांच हो रही है, होने दीजिए, क्योंकि सच निकल के तो बाहर आने ही वाला है। पर हमारे फैमिली पे जो अटैक हो रहे थे उसके बारे में हम बताने गए थे और हमें जरूर ये आश्वासन मिला है
कि आप लड़ते रहिए और जीत हमेशा सच की ही होगी। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर हम यहाँ से निकले हैं और जरूर हम लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति हमसे बात करने के लिए। क्रांति रेडकर, समीर वानखेड़े की पत्नी, जो कि अभी निकली हैं राजभवन से और उस दौरान ही हमसे बात कर रही थी फोन पर। क्रांति रेडकर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां राजभवन से गाड़ी निकली। यास्मीन उनकी बहन, समीर वानखेड़े की बहन मिलने गई थी। यास्मीन वानखेड़े, क्रांति रेडकर यानी कि समीर वानखेड़े की पत्नी और उनके पिता समीर वानखेड़े के पिता वो भी मिलने पहुंचे थे। तीनों ने मुलाकात की है और जैसा कहा कि उन्हें आश्वासन भी मिला है राजभवन से, यानी राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं इस बीच। बड़ी खबर यह कि नवाब मलिक के खिलाफ एक और शिकायत की तैयारी की गई है। कल वानखेड़े परिवार दर्ज कराएगा शिकायत। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। परिवार SC/ST एक्ट के तहत एक और शिकायत दर्ज कराएगा, यानी कि किस तरह इस पूरे मामले में जाति धर्म को उछाला गया, ये पहले से ही कहा गया। मुंबई में एक शिकायत दर्ज हो चुकी है और उसके बाद देखिए किस तरह से अब एक और शिकायत नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराएगा वानखेड़े परिवार। ये खबर भी आ रही है औरंगाबाद में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और इसी के साथ साथ सिर्फ ये नहीं है, एक और बड़ी खबर कि क्रांति रेडकर की जो बहन है वो भी शिकायत दर्ज कराएंगी। जी हां, नवाब मलिक ने किस तरह ट्वीट करके क्रांति रेडकर की बहन पर सवाल उठाए थे और ड्रग्स केस में शामिल होने की बात कही थी, वो भी शिकायत दर्ज कराएंगे। एक महिला का अपमान करने की शिकायत दर्ज कराएंगी। नवाब मलिक ने ट्वीट कर ड्रग करेक्शन को लेकर आरोप लगाए थे और फिर उसके बाद पूरे मामले में समीर वानखेड़े से कहा था कि इस मामले पे जवाब क्यों नहीं देते हैं, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। अब क्रांति रेडकर की बहन इस मामले में सवाल उठाएंगी। मैं अपने दर्शकों से अब अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के नेता राम कदम जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ एक्टिविस्ट ममता काले जुड़ रही हैं, मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभिषेक अग्निहोत्री शिवसेना के नेता जुड़ रहे हैं, संजय चड्ढा राजनीतिक विश्लेषक और प्रियंका राणा वकील और एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले ममता जी आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह के आरोप अभी क्रांति रेडकर ने हमसे बात करी, वो निकली है राजभवन से, फोन पर हमसे बात की है। उन्होंने कहा महिला का सम्मान तो कहीं पीछे छूट गया है, इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार परिवार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज तो आरोप कहीं और ही चले गए ममता जी। महिलाओं पर जो आरोप लगाए गए वो तो अलग है, आज तो अंडरवर्ल्ड तक आरोप चले गए। अब बहुत से ऐसा लग रहा है ये ड्रग्स केस की जांच हो रही है या न जाने कितने अनगिनत मामलों की जांच हो रही। ममता जी जी धन्यवाद सुचरिता जी। सबसे पहले नवाब मलिक जी का जो नया नाम निकल करके आया है उससे मैं शुरुआत कर देती हूं। नवाब मलिक साहब का नया नाम हो गया है नवाब दाऊद मलिक। और अब नवाब दाऊद मलिक को जो कागज नहीं दिखाएंगे गैंग के सरगना है, उसी गैंग से निकल करके आते हैं और दूसरों के कागज बेफालतू में मांगते हैं सुबह से शाम तक। क्या वो देश की जनता को दाऊद के साथ अपने संबंध और कनेक्शन वाले कागज दिखाएंगे? वो नवाब मलिक जिनके जो दामाद हैं वो ड्रग्स मंडली में लिप्त हैं, ड्रग्स के धंधे में लिप्त हैं, बेटा इनका अंडरवर्ल्ड वालों के साथ संबंध में दिखाई दे रहा है, उनसे पूरी की पूरी जमीन खरीद रहा है और ये उनके जो है वरद हस्त रख करके अपने बेटे के ऊपर और अपने दामाद के ऊपर उनके आका बने हुए हैं। और वो नवाब दाऊद मलिक रोज सुबह आकर के इस देश की जनता को भ्रमित करते हैं। सुचरिता लगातार झूठ बोलते हैं और आपने सही बोला कि एक ऐसी लड़ाई जो नार्को टेररिज्म के खिलाफ एनसीबी ने शुरू करी, समीर वानखेड़े जी ने शुरू करी, उसको डिरेल करने में वो लग गए। तो ये सोचना चाहिए कि इनकी जड़ें कहां तक जा रही हैं, ऐसी क्या मजबूरी है कि ये लगातार झूठ बोल करके किसी एक मिनट बोलने दीजिए। जो लड़ाई चल रही है इस देश के युवाओं को बचाने के लिए उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, सोचने वाली बात है। 1993 के बम ब्लास्ट और टाडा के दोषियों से एक मंत्री जी ने अपने लिए कौड़ियों के भाव में 3 एकड़ जमीन खरीद ली। 30 लाख में 3 एकड़ जमीन कभी सुना इस देश के अंदर? कभी सुना है किस देश के अंदर? और उसमें से भी 20 लाख रुपए दिए हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी आप देखिएगा सुचरिता जी आगे आगे क्या क्या चीजें निकल करके आने वाली है। और मैं एक बार से इनके ऊपर डिफेमेशन सूट हो रहे हैं, जी एक के बाद एक इन पर केस हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं एक बार अभिषेक जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद अभिषेक जी के पास जा रही हूँ, फिर राम कदम जी के पास। एक मिनट एक करके। अभिषेक जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, फिर राम कदम जी उसका जवाब आप भी दीजिएगा। अभिषेक जी, ये 3 एकड़ की जमीन मुंबई में 20 लाख में कहाँ मिलती है सर?
सुचारिता जी देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो पक्ष विपक्ष का खेल है पहली बार नहीं हो रहा है। ये यहाँ बैठे हमारे सभी मेहमान इस चीज़ से अवगत होंगे और बहुत कायदे से इस चीज़ को जान रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे। ये जो खींच है, ये सरकार भाजपा से हमारी सरकार बनी है महाराष्ट्र में, तब से आरोप प्रत्यारोप का खेल बहुत पुराना चल रहा है। चाहे वो सुशांत का केस रहा हो या उससे पहले रिया मर्डर केस रहा हो, जिसको लोग मर्डर बताते रहे आत्महत्या के केस को। और इसीलिए तो मैंने पते का सवाल पूछा आपसे, मेरे दर्शक भी सोच रहे होंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहा है, इसीलिए मैंने पते का सवाल पूछा, भाई लोगों का भी थोड़ा फायदा हो जाए कि 3 एकड़ की जमीन 20 लाख में कैसे खरीदते हैं मुंबई में, जरा ये बता दीजिए ना। क्या है ना, गड़े दरअसल है क्या, प्रकरण क्या है कि जब से ये आर्जन वाला केस हुआ है तब से एक तो मीडिया ट्रायल इतना ज़्यादा उसको करा जा रहा है कि मीडिया का भी बड़ी सहभागिता उसमें संलिप्त रहती है। मैं इसको बड़ा दुखद कहता हूं कि मीडिया अपनी मुख्य लाइन से कहां काम करती है वो। अब देखिए मैं आपसे, भाई हमें मीडिया ट्रायल कहां से आ गया, इसमें मीडिया ट्रायल कहां से आ गया भाई, मीडिया ट्रायल कहां से आ गया? मैं आपसे सवाल ना पूछूं, मैं आपसे सवाल ना पूछूं, मुझे ये बता दीजिए। नहीं अभिषेक जी, मैं आपसे सवाल पूछूं तो वो मीडिया ट्रायल है। बहस कराया करिए, इसके लिए मैं देखो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है कुछ नया नहीं है। मैं फिर आपसे वही बात कह रहा हूं सर, ऐसा लग रहा है कि आपने, मुझे बोलना नहीं चाहिए पर ऐसा लग रहा है कि आप बस ये आप ये सोच कर आए कि मैं यही कहूंगा जवाब में कि मैं आरोप प्रत्यारोप का दौर है और यही हो रहा है सियासी रूप से। मैंने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा है। मैं राम कदम जी, मुख्यमंत्री उस स्टेट के महाराष्ट्र स्टेट के मुख्यमंत्री 5 साल मुख्यमंत्री रहे उस स्टेट के, देवेंद्र फडणवीस जी, तब इनके जांच का विषय नहीं। ठीक है, चलिए आपने एक सवाल पूछा, मैं राम कदम जी से पूछ लेती हूँ। राम कदम जी, भाई आरोप अब क्यों लगा रहे हैं आप? वो तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं पहले लगा लेने चाहिए थे, पहले जांच भी करवा लेते, वो तो मुख्यमंत्री थे। राम कदम जी, जिस समय ये पूरे आरोपों के बारे में पुख्ता जानकारी विपक्ष के नेता देवेंद्र जी के पास आई, उसी समय उन्होंने पत्रकारों के समक्ष रखा है। जिस जमीन से हर महीने का 1 करोड़ रुपया किराया आ रहा है और इसी 3 एकड़ जमीन केवल मात्र 30 लाख रुपए में, यानी मुंबई जैसे शहर में 1 एकड़ जमीन 6.5 लाख रुपए में, ये किसी को रास नहीं आएगा, कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में पत्रे का ना, सुन लीजिए भाई साहब सुन लीजिए, आप बोलते समय हम बोल नहीं रहते, आप सुन लीजिए। मुंबई नहीं, आप बोलते समय हम बोल नहीं रहते, सुनने का धीरज रखिए। मुंबई जैसे शहर में 6.5 लाख रुपए में या 20 लाख रुपए में पत्रे का घर तक नहीं आता। पर विद्यमान मंत्री को 20 लाख रुपए में महज इतनी 3 एकड़ जमीन कैसे मिलती है? वो भी किससे लेते हैं? जिन्होंने मुंबई में बम कांड किया, मुंबई में हजारों लोगों की जान ले ली, ऐसे दाऊद के गुर्गों के साथ वो जमीन लेते हैं क्या? नहीं, ये इस प्रकार से चर्चा नहीं होगी। अभिषेक जी ओवरलैपिंग करके चर्चा नहीं होगी। अभिषेक जी नहीं, गलत बात है। अभिषेक जी, आपके पास अगर दलील रखने के, बोलिए राम कदम जी। इनके पास बोलने के लिए दलील नहीं है करके कह रहे हैं। ये सवाल ये उठता है कि टाड़ा का कोई आरोपी है जो इतने बड़े गंभीर आरोपों में टाड़ा के तहत जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है, ऐसी जमीन सरकार जमा होती है, फिर वैसी जमीन नवाब मलिक जी ऑक्शन के तहत सरकार से ले लेते, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। पर टाड़ा में आरोपी जेल में है, अब ये जमीन सरकार जमा हो जाएगी। अब ये दिखा करके नवाब मलिक जी ने रातों रात लोगों के खून बहाने वाले आरोपी से जमीन ली है। सार्वजनिक जीवन में काम करते समय मुंबई शहर ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, इतने बड़े पदों से नवाजा, और मुंबई का खून बहाने वाले आरोपी से इनके मंत्री अगर जमीन लेते हैं, वो भी इतनी कौड़ी की दाम में लेते हैं, ये कौन सा दागी चेहरा लेकर के देश के सामने दलील रख रहे हैं? पूरी तरह से देश ने देखा कि लगभग 38 दिन हो गए आप किस प्रकार से ड्रग माफिया का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे थे। क्या वाजे वसूली पार्ट नंबर 2 का खेल चल रहा था? चल क्या रहा था? जब से सरकार आई है, लोग कह रहे हैं महापनौती सरकार है, 2 साल में कोई भी मामला होता है उसके घर तक उभर करके वसूली और वसूली। देखिए मेरे दर्शक, महाभारत के दर्शक थोड़ा समझना चाहते हैं। अभिषेक जी एक मिनट, मैं उसके बाद अभिषेक जी 1 मिनट, मुझे फिर संजय जी के पास भी जाना है। मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये बार बार क्यों कहा गया। देवेंद्र फडणवीस ने आरोप क्या लगाए थे, और वो उसको मैं समझाती हूँ क्योंकि अंडरवर्ल्ड से रिश्ते और अंडरवर्ल्ड
की जमीन को बचाने की बात क्यों हो रही है? सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल, ये दो दाऊद इब्राहिम, डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे, मुंबई का गुनहगार दाऊद के गुर्गे। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि सरदार शाह वली खान कौन? सरदार शाह वली खान यानी कि 1993 बम ब्लास्ट का गुनहगार, जल्दी जल्दी चलाइए इसे अंकित, 93 बम ब्लास्ट का गुनहगार, उम्र कैद की सजा काट रहा है, अभी भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। टाइगर मेमन के साथ ट्रेनिंग ली थी, ये एक किरदार है। टाइगर मेमन के साथ ट्रेनिंग ली और बम रखने के लिए रेकी की थी और गाड़ी में बम भी, आरडीएक्स भी भरा था। ये वो शख्स है शाह वली खान। वहीं दूसरी तरफ सलीम पटेल कौन है? दाऊद की बहन का ड्राइवर, दाऊद की बहन यानी हसीना पारकर का ड्राइवर, उसका बॉडीगार्ड भी रहा हसीना पारकर का, हसीना के साथ ही गिरफ्तार हुआ था। ये मैं सलीम पटेल के बारे में बता रही हूं। सलीम के नाम से खरीदी जाती थी प्रॉपर्टी, यानी हसीना पारकर, दाऊद की बहन हसीना पारकर जो प्रॉपर्टी खरीदती थी सलीम पटेल के नाम से खरीदती थी। अब ये दो किरदार हैं, दाऊद के दो गुर्गे, और इनसे जमीन खरीदी गई। वो दिखाती हूं कनेक्शन जो देवेंद्र फडणवीस आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक पर, वो दिखाइए कि कैसे अब ये दो लोग, अब आप समझ सकते हैं कि ये दो लोग मुंबई के गुनहगार और सरदार और सलीम ने कैसे जमीन बेची नवाब मलिक को, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है। और कैसे एलबीएस रोड पर तकरीबन 3 एकड़ की ये जमीन बेची गई, तकरीबन 3 एकड़ की जमीन, सोचिए मुंबई में। और ये सॉलिडिस कंपनी के नाम पर रजिस्ट्री हुई थी। अब ये सॉलिडिस कंपनी, इस कंपनी में नवाब मलिक के परिवार का नाम है, उनके नाम है ये कंपनी। खरीदार के रूप में फराज मलिक का नाम है। फराज मलिक कौन? नवाब मलिक के बेटे। फराज मलिक नवाब मलिक के बेटे हैं। आज उनसे भी रिपब्लिक भारत ने बात की थी। नवाब मलिक भी 2019 में सॉलिडिस कंपनी में ही जुड़े हुए थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद नाम उनका अलग हुआ। इससे 15 लाख रुपए सलीम पटेल के खाते में गए। सोचिए, तकरीबन 3 एकड़ की जमीन, उसके लिए 20 लाख का भुगतान हुआ। शाह वली को 5 लाख का भुगतान कर दिया गया और 15 लाख दे दिए गए। वहीं ये 5 लाख का भुगतान बाद में करने की बात कही गई। मैं आपको ये पूरा कनेक्शन समझा रही हूं कि क्यों देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि मुंबई के गुनहगारों की जमीन आपने खरीदी, 20 लाख में तकरीबन 3 एकड़ की जमीन अंडरवर्ल्ड से खरीदी, ये आरोप उन्होंने लगाया। और यह भी कहा क्योंकि टाडा के जो आरोपी होते थे उनकी जमीन सरकार जब्त कर लेती थी, तो ये जमीन जब्त होती, लेकिन उस जमीन को बचाने के लिए आपने ये जमीन खरीद ली, औने पौने दामों पर खरीद ली, यानी आप मुंबई के गुनहगारों की संपत्ति बचाना चाहते थे। यह आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाया है, ये आरोप लगाया है देवेंद्र फडणवीस ने। अब मैं आपको बताती हूं कि नवाब मलिक आरोपों के नवाब कैसे बन गए, आरोपों के नवाब कैसे बन गए, क्योंकि उन्होंने तो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाए, लेकिन उन पर आरोप क्या लग रहे हैं? अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदने का आरोप। ये जो आरोप आज लगाया देवेंद्र फडणवीस ने, अंडरवर्ल्ड की संपत्ति को संरक्षण देने का आरोप, यानी कि आपने बचाई उनकी जमीन खरीदकर। जमीन खरीद के कागजात पर बेटे फराज के हस्ताक्षर हैं, ये आरोप है। 3000 करोड़ की संपत्ति पर मोहित कंबोज ने सवाल उठाए कि कहां से बनाई, कैसे बनाई। दामाद समीर खान के चिंकू पठान से रिश्तों पर सवाल उठाए गए, चिंकू पठान से रिश्तों पर सवाल उठाए गए, यह भी आरोप है। दामाद समीर खान पर ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आरोप है, ड्रग्स कनेक्शन को लेकर उसमें भी जांच फिर से खुली है। कोर्ट का आपराधिक मानहानि का केस चलाने का आदेश है। नवाब मलिक पर आपराधिक मानहानि का केस जो कि कराया गया, उस पर कोर्ट ने आदेश दे दिया और उसी में अब 29 नवंबर से पहले कोर्ट में पेश होना है नवाब मलिक को। यह भी मैं आपको बता रही हूं, वो सारे आरोप कैसे आरोपों के नवाब बन गए। क्रूज केस के कथित मास्टरमाइंड सुनील पाटिल से रिश्ते का आरोप जो कि मोहित कंबोज ने लगाया कि उनसे रिश्ते हैं, तो ये समीर इस पूरे मामले में अब नवाब मलिक आरोपों के जवाब दे। समीर वानखेड़े के पिता ने 1.25 करोड़ की मानहानि का दावा कर दिया है। जी हां, मानहानि का दावा जो कि कोर्ट में चल रहा है, और वानखेड़े के पिता ने SC/ST एक्ट के तहत भी शिकायत दर्ज करा दी है नवाब मलिक पर। तो ये सारे आरोप, क्योंकि आरोप लेकर आते हैं नवाब मलिक, लेकिन उल्टे उन पर कैसे आरोप लगे हैं ये मैं आपको बता रही हूं, वहीं मैं सीधे पहले एक बार चल रही हूं, मैं एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जा रही हूं। हर्षवर्धन जी, मुझे यह बताइए, ये आरोप कितने गंभीर हैं कि आपने मुंबई के गुनहगारों की संपत्ति कहीं जब्त ना हो जाए, क्योंकि उस समय टाडा में जब्त हो जाती, तो आपने खरीद ली औने पौने दामों पर। देखिए सुचरिता, मुझे लगता है कि अभी तक जो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, जो आज नवाब मलिक पर आरोप लगे, ये दरअसल बहुत बड़ी जांच का विषय होना चाहिए। क्योंकि दाऊद इब्राहिम जब मुंबई छोड़कर चला गया, वो सीधे सीधे भारत में सांप्रदायिक विभाजन कराने, दंगे कराने, लोगों की हत्या का गुनहगार है। और उसके जो साथी थे, कुछ पकड़े गए, कुछ छिप गए। उसको राजनेताओं से समर्थन मिलता था, ये सब जानते हैं। और मुंबई के कई बहुत बड़े नेताओं से दाऊद के रिश्ते की बात अक्सर होती है।
और इसीलिए शायद जब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम नवाब मलिक के जो उनकी पार्टी के प्रमुख है शरद पवार उनको कागज सौंपेंगे तो लोग हंस रहे हैं, क्योंकि अगर कोई कार्रवाई होनी होती तो शायद वो हो गई होती। और मुझे लगता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि हसीना पारकर की संपत्ति बचा रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि दाऊद की संपत्ति बचा रहे हैं, इसका मतलब जो मोहित कंबोज आरोप लगा रहे हैं या जो दूसरे आरोप हैं कि ऐसे कितने नेता हैं महाराष्ट्र में जिन्होंने अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की संपत्तियां बचाई हैं, जो इस तरह के गलत कारोबार में उसको सफेदी कर रहे हैं, उसको जिसको कहते हैं ना कि नेताजी ने सब ढक किया है। मुझे लगता है अब तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अभिषेक जी, आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन एक मिनट संजय जी और प्रियंका जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं एक बार उनसे कमेंट ले लूं, एक कमेंट उनसे ले लूं, उसके बाद आ रही हूं मैं। संजय जी मुझे बताइए, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं और ये जो गंभीर आरोप है, भाई नवाब मलिक तो आरोप लगाने आ रहे थे, अब खुद आरोपों में घिर गए। देखिए, अगर इस तरह के आरोप हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए। इसमें कोई मेरे को लगता नहीं कि किसी भी प्रकार से, मैं एक लॉयर हूं और लॉ में की ही बात करूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल बात यहां नहीं करने आया हूं। मैं मात्र ये बताना चाहता हूं कि अगर इस तरह के आरोप हैं, देखिए सबसे बड़ी बात, क्या किसी भी प्रकार का कोई किसी कोर्ट ने इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था इस खरीद में? मुझे नहीं मालूम है, नंबर 1। नंबर 2, ये कब की खरीदारी है? आप भी और सब लोग कह रहे हैं कि खरीद ली। भाई ये तो मुझे लगता है कि 2000 सन की बात है, और उस वक्त किस की सरकारें थी, क्यों नहीं उनकी जांच करवाई? आज क्या आवश्यकता है? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं लॉ से समर्पित हूं, और लॉ ये कहता है कि अगर कोई आरोप है, वेदर वो बेबुनियाद है या वो उसमें जोश है, उसकी पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिल्कुल इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने बताया, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं ये सब कागज एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी दूंगा, तो वो उसकी जांच होगी। मुझे लगता है कि जैसी जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पहली बात। दूसरी एक अहम बात मैं यहां कहना चाहूंगा, वो ये है कि अगर किसी भी तरीके से इस व्यक्ति ने, नवाब मलिक ने, अगर किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदा है जिसमें कोई रिस्ट्रेन ऑर्डर था, तो वो नहीं खरीद सकता, वो गलत है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है राम कदम जी कि वो मुंबई पुलिस क्या जांच करेगी? ममता काले जी, मैं आ रही हूं, एक मिनट। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि बिजनेसमैन करण सजनानी को समन किया है एनसीबी एसआईटी ने। कल पूछताछ करेगी एनसीबी की एसआईटी इस पूरे मामले में, जो समीर खान मामला है, यानी कि नवाब मलिक के दामाद का मामला, समीर खान केस में कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल पूछताछ के लिए बिजनेसमैन करण सजनानी को बुलाया है एनसीबी की एसआईटी ने, यानी नवाब मलिक के दामाद समीर खान से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, और इसी मामले में कल पूछताछ के लिए एसआईटी ने समन किया है करण सजनानी को। यह भी बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। अब मैं एक बार बताती हूं कि इस वक्त एनसीबी की तो जांच चल रही है, एनसीबी की जांच चल रही है, एनसीबी मुंबई पुलिस के बीच भी मुलाकात हुई है। लेकिन मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, ये भी जरा बताते हैं, ये वाला नहीं, हम दिखाते हैं कि किस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से मुलाकात की है ज्ञानेश्वर सिंह ने, जो कि एनसीबी के डीडीजी हैं, और उन्होंने मुलाकात की। और उस मुलाकात के साथ साथ उन्होंने क्या क्या बात की, ये मैं आपको आगे दिखाऊं। उससे पहले एक बार राम कदम जी मुझे बताइए, मेरा सवाल बड़ा बेसिक है और उसके बाद प्रियंका जी के पास जाऊंगी। मुझे बताइए कि क्या मुंबई पुलिस अपने मंत्री की जांच करेगी सर? नहीं, मुंबई पुलिस करना चाहे तो कर सकती है, पर महाराष्ट्र की सरकार उन्हें अगर पूरी इजाज़त देकर के काम करने दे, इस पर सभी के मन में आशंका है। महत्वपूर्ण सवाल ये बम कांड के जो आरोपी है, दाऊद के जो गुर्गे हैं, उनसे ज़मीन ली, ये एक मामला आज देवेंद्र जी ने बताया, पर देवेंद्र जी ने इसके साथ साथ और 4 मामले ऐसे हैं जो ज़मीन की खरीद मंत्री महोदय जी की ओर से हुई है, और वो भी सारी की सारी ज़मीनें अंडरवर्ल्ड से उसका रिश्ता है। अब मूल सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की सरकार जांच करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी। अगर उनके मन में पारदर्शिता है तो करे, देश को दिखाए कि वसूली कांड के वे हिस्सेदार नहीं हैं, वे किसी भी प्रकार का ऐसा आरोप लगता है तो पारदर्शिता के साथ उसकी जांच करे, एक नया उदाहरण प्रस्तापित करे।
पर इस प्रकार से होता हुआ दिखता नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक और मंत्री जी के इस प्रकार के अंडरवर्ल्ड के रिश्ते सामने आ रहे हैं। क्या यही कारण था रोजाना पत्रकार वार्ता करके एनसीबी अफसरों को बदनाम करने का? क्या वो अंडरवर्ल्ड से या ड्रग माफिया से महाराष्ट्र की सरकार को या मंत्री को, किसको भी कोई बड़े पैमाने पे वसूली आ रही थी क्या? ये जांच का मूल विषय है। यानी एक विषय कि ये प्रॉपर्टी इन्होंने कैसे खरीदी, और दूसरा विषय है कि ये प्रॉपर्टी खरीदी, यानी ये तय होता है कि अंडरवर्ल्ड से इनका रिश्ता है। तो वही अंडरवर्ल्ड के रिश्ते के कारण ये एक महीने से पूरे देश को इन्होंने प्रियंका जी ये पहली बार नहीं है, प्रियंका जी ये पहली बार नहीं है कि इस मामले में, प्रियंका जी ये पहली बार नहीं है जब इस मामले में ये बात कही गई कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। सियासी रूप से दोनों तरफ से कही गई, लेकिन ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं नवाब मलिक पर, वो हर किसी पर आरोप लगाते जा रहे हैं। लेकिन जब पलटवार हो रहा है तो अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। देखिए, जो सच है वो सामने आ ही जाएगा। इसमें कोई मुझे लगता है कि इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, चाहे वो आरोप किसी के ऊपर भी लगे। मैं पहले भी कह रही थी, चाहे आर्यन खान हो, चाहे समीर वानखेड़े हो, चाहे नवाब मलिक हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देश के अगर हमें आगे बढ़ाना है, अगर हमें ड्रग्स माफिया को कंट्रोल करना है, अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करना है, तो हर आरोप को हमें जांच करनी चाहिए और उसका जो सच है उसको उजागर होना चाहिए। लेकिन बात वही आती है कि एक तरफ आप पहले से प्री माइंड सेट कैसे कर लेते हैं कि एक पक्ष सही है, दूसरा पक्ष जो है वो आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गुनाहगार है। जब समीर वानखेड़े पे आरोप लग रहे थे तब तो आपने उसको बिल्कुल ऐसा साबित कर दिया कि आज से पहले कभी भी एनसीबी या किसी भी सिस्टम के अंदर करप्शन हुआ है नहीं, वो बिल्कुल पाक साफ है, उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगने ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं लगने चाहिए? पहले क्या कोई जो अधिकारी है वो करप्शन नहीं, ये नहीं कह रहे कि एलिगेशंस नहीं लगने चाहिए मैम, हमने कहा एलिगेशंस लगे नहीं। देखिए दोनों में फर्क है। ममता जी, अभी तक जिस अफसर पर एलिगेशंस नहीं लगे, ये कहना और ये कहना कि नहीं लगने चाहिए में फर्क है ममता जी, और वही बात हम बार बार कह रहे थे। फर्क है ना ममता जी? ममता जी ने तो नाम भी बदल दिया। ममता जी ने तो जो आपका समीर वानखेड़े का, उनका नाम तो पता है नहीं, आज नवाब मलिक का नाम उजागर किया। हाँ बोलिए ममता जी, बोलिए। जो अपनी मर्जी होती है अपने हिसाब से ये लोग। चलिए मुझे बोलने दीजिए, मैंने जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया बहन राणा, तो अब आप और सुन लीजिए। नहीं मैडम, ममता सुन लीजिए आप। पहली बात तो सुचरिता, एक बात साफ हो गई है कि नवाब मलिक जी के जिस प्रकार के रिश्ते निकल करके आ रहे हैं, चलिए आपकी खुशी के लिए दोबारा बोल देती हूँ, जो नाम मैंने रखा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नवाब दाऊद मलिक। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, और किसी हल्के व्यक्ति ने उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगाए हैं जो आज लगाए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाए हैं महाराष्ट्र के, और पेपर सहित और सबूतों सहित लगाए हैं। ये नहीं कि नवाब मलिक जी की तरह सुबह उठ जाओ, बिना चाय पिए लोगों के पीछे लग जाओ। और बाय द वे, जो ये आरोप है ये सिर्फ अब ड्रग्स से रिलेटेड नहीं है, ये आतंकवाद का मामला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। इसलिए नवाब मलिक जी और उनके पुत्र पर बहुत बड़ा केस बन सकता है, याद रखिएगा। और दूसरी बात, अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि जो जमीन उन्होंने खरीदी कौड़ियों के भाव 3 एकड़ 30 लाख में, लेकिन 20 लाख रुपए ही दिए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं थी, वो खरीद सकते थे। कैसी बात करते हैं आप? टाडा के तहत वो जमीन जब्त होनी थी। एक मंत्री, एक नेता, एक सफेद वस्त्र पहनने वाले नेताजी जो महाराष्ट्र के लोगों को सर्व करने की कसम खाते हैं, उन लोगों से जमीन खरीदते हैं जिनके हाथ मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि रंगे हुए हैं। और इस मामले में तो अब भाई एक ड्रग्स की जांच शुरू हुई, अब मामला अदालत भी पहुंच गया, मुंबई पुलिस के पास भी है, विजिलेंस की टीम एनसीबी की भी देख रही है, एसआईटी भी देख रही है, न जाने कितनी जांच हो रही है। लेकिन उन जांच के बीच जो आरोप है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। अब एक और हाइड्रोजन बम कल लेकर आ रहे हैं नवाब मलिक। ये तो एक सीरीज की तरह हो गया है, रोज एक पार्ट सामने आ रहा है। अब कल क्या होगा उसका इंतजार ही करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।